थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, चैप्टर नंबर 7 क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। और लास्ट लेक्चर में हमने बोसोन और फेर्मियोंस को डिफाइन कर लिया था। तो अब हम देखेंगे कि आपके पास डिजनरेट फर्मी गैसेस का कैसे, किस तरह हम वो जो पैरामीटर्स हैं, थर्मोडायनामिक और स्टैटिस्टिकल पैरामीटर हैं, वो ड्राइव करते हैं, या वो क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, इसको हम देखना चाहेंगे। तो पहले जो फंडामेंटल इसमें होंगी चीज़ें, जो हमारा मर्कज़ होंगी पूरी डिस्कशन का, वो फर्मी एनर्जी है, जिसका रिलेशन मैंने ये लिखा। ये हमें हेल्प आउट करेगी बाकी जो थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि टोटल एनर्जी, और जैसे कि टोटल जो आपके पास प्रेशर है, टोटल एनर्जी और प्रेशर, आपको वो कैलकुलेट करने में हेल्प आउट होगी। अब ये देखें, ये फर्मी एनर्जी, इसको हम ड्राइव करेंगे इस सॉर्ट ऑफ पिक्चर्स को देख के, और ये आपको हेल्प आउट करेगी एनर्जी और प्रेशर को देखने में। सो डीजनरेट फर्मी गैस, क्वांटम स्टडीज अप्लाई करने के लिए आपको याद होगा कि हमने कहा था कि एक लिमिट अप्लाई होनी चाहिए, कि टेम्परेचर लो होना चाहिए। जब टेम्परेचर लो होगा तो तब आपके ये जो फेर्मियोन्स और बोसोन्स पार्टिकल, फेर्मियोन है या बोसोन है, ये है या नहीं है, तो फिनोमेना तब डिपेंड करते हैं जब आपके पास जो टेम्परेचर बहुत लो हो। तो कंसिडर करें आपके पास एक कोई कंडक्शन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो कोई चंक ऑफ मेटल है, और उसमें कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और उसके लिए लो टेम्परेचर क्या होगी कि उसके पास उसमें जो वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल है, वो लेस देन वॉल्यूम ऑफ क्वांटम वॉल्यूम की है, ठीक है, उस पार्टिकल के या इलेक्ट्रॉन के क्वांटम वॉल्यूम, और उसका जो वॉल्यूम है उससे बहुत ही आपके पास बड़ा है क्वांटम वॉल्यूम इसके वॉल्यूम से, वॉल्यूम पर इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास एक कंडीशन होगी जिसमें हमारे पास ये फिनोमेना अपेयर होंगे। और आपके पास अगर रूम टेम्परेचर है तो हम देखेंगे आपके पास जो क्वांटम वॉल्यूम होता है वो ये होता है, ठीक है। मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, तो टेम्परेचर आप रूम का पे पुट करेंगे यहाँ पे, केल्विन, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई कांस्टेंट, टू कांस्टेंट और एच कांस्टेंट, प्लस कांस्टेंट, ये पुट करेंगे तो आपके पास क्वांटम वॉल्यूम ये आएगा। तो आप ये देखें, बट टिपिकल मेटल देयर इज अबाउट वन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर एटम। तो एक आपके पास टिपिकल मेटल है, कॉपर है जैसे, उसमें आपके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है पर एटम। सो द वॉल्यूम पर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज रफली द वॉल्यूम ऑफ एन एटम। तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन का जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का वॉल्यूम होता है वो रफली आपके पास ये एटम होता है। तो आप ये देखें, आपके पास एक कई बहुत ही कम है इससे। तो ये वो लिमिट है जिसका जिसमें हम ये फर्मियोंस और ये जो अप्लाई करना चाहते हैं, फिरमोनिक गैस डिस्कस करना चाहते हैं, और जो फिरमोन और बोसोन के जो इफेक्ट्स हैं प्रोमिनेंट होंगे। तो लो टेम्परेचर का मतलब, आप एक तो टेम्परेचर है ही है, एक दूसरा टेम्परेचर उसका क्वांटम वॉल्यूम है। अगर वो कम है तो आप कहेंगे कि ये जो टेम्परेचर है ये कम है। आप कम ज़्यादा ये रूम टेम्परेचर और वो वेरी कोल्ड या वेरी हाई, इस चीज़ को डिसाइड नहीं करेंगे आप, इस चीज़ को उससे ना। रूम टेम्परेचर है, आपसे मैं पूछूं कि रूम टेम्परेचर कोल्ड है इसके लिए या फिर वो है हॉट है, ठीक है। तो लो है या हाई है, आप ऐसे ही वो उसका वो थर्मोमीटर से नहीं बताएंगे। आप मुझे अब जो चीज़ से बता सकते हैं वो ये होगा उसका क्वांटम वॉल्यूम। तो क्वांटम वॉल्यूम आपका उसका लो है, उसके एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रॉन और पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम पर एटम, वो कम है आपके पास। तो जो ये कंडीशन है बेसिकली ये फुलफिल होती है, तो इसका मतलब है ये इस सिस्टम के लिए लो टेम्परेचर है, और ये लो टेम्परेचर इतना है कि ये फिरमोन्स के जो इफेक्ट्स हैं वो प्रोमिनेंट होंगे। तो इस इफेक्ट्स में हम जो इन इफेक्ट्स इस डोमेन में हम इस गैस को डिस्कस करेंगे। और पहले हम जाएंगे जीरो टेम्परेचर की तरफ, ठीक है। पूरी जो डिजनरेट फिरमियोन गैस है, फिरमी गैस है, उसको डिस्कस करेंगे जीरो टेम्परेचर पे। और फिर कुछ यूजफुल क्वांटिटी डिस्कस कर लेंगे, काफ़ी यूजफुल क्वांटिटी डिस्कस कर लेंगे। फिर हम मूव करेंगे स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो टेम्परेचर, ताकि हम और क्वांटिटी डिस्कस कर सकें, क्योंकि जीरो टेम्परेचर पे आप कैपेसिटी डिस्कस नहीं कर सकते, हीट कैपेसिटी के लिए आपको नॉन जीरो टेम्परेचर पे आना पड़ेगा। तो पहले जीरो टेम्परेचर जो इस लेक्चर का हिस्सा है, सिर्फ जीरो टेम्परेचर की ही हम बात करेंगे, ठीक। एट टी इज इक्वल टू जीरो द फर्मी डार्क डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स अ स्टेप फंक्शन, ठीक है। तो आपके पास जो फर्मी डार्क डिस्ट्रीब्यूशन है, लास्ट टाइम हमने देखा था फिल्मोन्स के लिए
फिर म्यूरिक डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होगी, ये पूरा ये स्टेप फंक्शन बन जाएगा टेम्परेचर जीरो। तो जो सारी की सारी ओकोबाइट सिंगल पार्टिकल स्टेट्स होंगी, वो सारी राइड करेंगी इस डोमेन में जो लेसन आपके पास केमिकल पोटेंशियल के। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट म्यू इज आल्सो कॉल्ड द फिल्म एनर्जी डिनोटेड बाय एप्सिलॉन एफ। तो एक तो डेफिनेशन आप हर लेवल पे देखोगे, एक पहली तो डेफिनेशन आपने फिल्म एनर्जी की देखी है कि फिल्मी डार्क डिस्ट्रीब्यूशन, जो जीरो टेम्परेचर पे जो एनर्जी होती है गैस की, फिल्मी डार्क फिल्मी गैस की जीरो टेम्परेचर पे जो एनर्जी होती है वो आपके पास है फिल्मी एनर्जी, ठीक है। तो इसमें जो सारी जो सिंगल पार्टिकल स्टेट्स हैं वो रिजाइड करेंगी इसमें, इसमें रिजाइड करेंगी। So when a gas or firmose is so cold that nearly all states below epsilon F are occupied, while nearly all states above epsilon F are unoccupied, it's said to be degenerate, ठीक है। तो आपके पास एक डीजनरेट की, ये डीजनरेट वो नहीं है, पहली चीज जो इस डीजनरेट के बारे में देखें, वो जो आपके पास था कि दो अलग स्टेट्स और उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास एनर्जी सेम है, वो वाली डीजनरेसी की बात नहीं कर रहे। तो डीजनरेसी की डेफिनेशन आप यहाँ पे सुन लें, व्हेन अ गैस और fermion इज सो कोल्ड दैट nearly ऑल स्टेट्स बिलो एप्सिलॉन एफ आर ऑक्युपाइड। तो ये जो बिलो एफ है ये वाली सारी स्टेट ऑक्युपाइड होंगी, सारी ऑक्युपाइड, ठीक है, सारी। और इससे अबव जो है वो अनऑक्युपाइड हो, तो हमारे पास ये है डीजनरेट है गैस, ये डीजनरेट टेम्परेचर जीरो पे हमारे पास ये फिनोमेना होगा, तो हम उसे कहेंगे वो डीजनरेट गैस है। The value of epsilon f is determined by the total number of electron present। तो आप ना इसको डिटरमिन कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एप्सिलॉन एफ को जो फिल्मी एनर्जी है वो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स में आप एक एक इलेक्ट्रॉन ना उसमें डालते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रॉन डालते हैं वो लोएस्ट एनर्जी में चला जाता है, लोएस्ट एनर्जी में। तो हद तक ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन आता है जो कि जिसकी एनर्जी आप पुट करें तो वो स्लाइटली लेस देन फिल्म एनर्जी हो। आपने लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाला, जिसकी सेकंड लास्ट है वैसे, जिसकी एनर्जी स्लाइटली लेस देन एप्सिलॉन एफ है, स्लाइटली लेस देन। तो इसके बाद दोबारा आप अगर जो इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन डालोगे वो एग्जैक्टली exactly उसकी एनर्जी होगी एप्सिलॉन एफ, ठीक है। और ये हमारे पास असल में होगा यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल। तो आप यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल की भी डेफिनेशन अप्लाई करें ना, वो वाली यू डिवाइड बाय यू एन, तो बाय कीपिंग वॉल्यूम एंड एंट्रोपी कांस्टेंट, ये वाली जो हमारे पास डेफिनेशन थी वो यहाँ पे फिट आएगी, यहाँ पे बैठेगी। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें पहले पहले डिफाइन कर दी। एक फिल्म एनर्जी की एक स्लाइड कुछ डेफिनेशन किसी हद तक वो डिफाइन कर दिया, डीजेनरेट क्या मतलब है, ठीक है। तो आप किस तरह से एक तरीकाकार हो सकता है कि आप फिल्म एनर्जी फाइंड कर सकें कि आप वन बाय वन इलेक्ट्रॉन डालें उसमें, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आप डालेंगे उसमें तो उसकी एनर्जी जो एग्जैक्टली इक्वल टू होगी केमिकल पोटेंशियल की, तो वो मेजरेबल क्वांटिटी है, वो मैंने आपको दिखाया पार्शियल यू और पार्शियल एन। आप ये इस तरह से उसे मेजर कर सकते हैं। In order to calculate epsilon f as well as other interesting quantities, we will make the approximation that the electrons are free particles confined inside a box, so volume V is equal to L cube। तो आपके पास एक क्यूब है, बॉक्स है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कन्फाइंड है। हम हमारा मकसद यहाँ पे क्या, हमारा मकसद है कि एक फिल्म एनर्जी को कैलकुलेट करना और बाकी जो थर्मोडायनेमिक जो क्वांटिटीज़ है, इंटरेस्टिंग क्वांटिटीज़ है, जैसे कि टोटल एनर्जी होगी, प्रेशर होगी, बल्क मॉडुलस हो गया। तो इस तरह की क्वांटिटीज़ को डिस्कस करना है हमने। उसके लिए हम इमेजिन कर रहे हैं कि एक बॉक्स है और उसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एज अ फ्री पार्टिकल कंफाइन कर रहे हैं, ठीक है, फ्री पार्टिकल के उनके अंदर दरमियान में कोई इंटरेक्शन नहीं है। ये थोड़ी सी लूज अजम्पशन है, इंटरेक्शन तो होती है लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि उनके दरमियान में कोई इंटरेक्शन नहीं है, सारे के सारे फ्री पार्टिकल हैं और वो एक बॉक्स में मौजूद है। तो इस केस के लिए आपको पता है कि हमने पिछले लेक्चर में एक डिस्कशन की थी और पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो भी हम जितने भी इन क्वांटम स्टैटिस्टिक्स को यहाँ पे अप्लाई होने के लिए ज़रूरी है कि आपको पूरी की पूरी डेफिनेट एनर्जी स्टेट्स पता हो। तो डेफिनेट एनर्जी स्टेट जो हम मॉडल लेंगे यहाँ पे हर मर्तबा, वो लेंगे यही पार्टिकल इन अ बॉक्स। तो अगेन हमने पार्टिकल इन अ बॉक्स वाली ट्रेड की हैं, उसके आपको एनर्जीज पता है, वो साइनसोइडल
वेव्स होती हैं, ठीक है। तो जो आपके पास वेव फंक्शंस होते हैं पार्टिकल इन अ बॉक्स के फ्री पार्टिकल के लिए, वो साइनोसॉइडल वेव होती हैं, साइन वेव होती हैं। तो पहला एक मोड, दो मोड, तीन मोड, ठीक है। तो उनके कॉरस्पॉन्डिंगली ये स्टेशनरी वेव्स हैं, उनके लैम्डास हम पहले देख चुके हैं। द डेफिनेट एनर्जी वेव फंक्शन आर जस्ट साइन वेव, जैसे मैंने बताया, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। और अगर आपके पास वन डायमेंशनल बॉक्स है तो लैम्डा एन इज इक्वल टू 2 एल ओवर एन होता है। तो एन नंबर ऑफ मोड, आप एन इधर वहाँ पुट वन पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगी वेव लेंथ। तो वेव लेंथ आप यहाँ पे देख रहे हो, एक बम्प है, हाफ वेव लेंथ है, तो आपको ये बताएगा कि लेंथ कितनी है, लेमडा कितने इक्वल है, 2 एल के। आप यहाँ पे 2 पुट करोगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आप यहाँ पे देखोगे कि इस केस के लिए सेकेंड मोड आपके पास के लिए पूरी वेव लेंथ आ जाएगी कैपिटल एल में, एंड सो ऑन। तो यहाँ से आप मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं, वो हमारे पास रिलेशन है पी इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा। तो एच लेमडा की यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो आपके पास मोमेंटम मिल जाएंगे nth, वो nth लेमडा के लिए, जो इसकी वैल्यू इक्वल है पी एन इज इक्वल टू एच एन ओवर 2 एल। और इसी को अगर आइडिया को आप 3 डायमेंशन के लिए एक्सटेंड करें, जो कि हमारा केस है, तो एक्स डायमेंशन में, वाई डायमेंशन में आपको ये हर डायमेंशन में आपको ये मोमेंटम मिलेगा जो कि इक्वल है एच एन ओवर 2 एल। और एन हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग नंबर है कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच डायमेंशन। तो सारे के सारे हमारे पास ट्रिपलेट पॉजिटिव नॉन इंटीजर्स हैं। तो आप इसको इमेजिन कर सकते हो एक तरह से कि जैसे कैलकुलेशन के पर्सपेक्टिव से, कि आप इनको रिप्रेजेंट करो एक स्पेस में जिसकी डायमेंशन है एन एक्स एन वाई और एन जी है, ठीक है। तो आप जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं रखते हैं, तो हर आपके पास जो ये समझ लें कि ये आपके पास अरे है डॉट्स की, ठीक। तो हर डॉट पे 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, ठीक, यूनिक। तो आप लेट से आपके पास ये है, पहला डॉट आपके पास होगा जीरो, जीरो पे एक, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकेंगे, दो, एक स्पिन अप। हम यहाँ पे याद रहे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की बात करें स्पेसिफिकली, आप किसी भी फिल्म को यहाँ पे लेके आ सकते हैं। आप न्यूट्रॉन की बात कर सकते हैं कि हम वो न्यूट्रॉन स्टार में जो न्यूट्रॉन है उनकी बात कर सकते हैं कि वो फिल्म अगर हैं तो फिर आपके पास ये चीज़ें सारी अप्लाई होंगी उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक डिस्कशन करें इलेक्ट्रॉन के लिए। तो एक आपके पास डॉट पे जो 3 वैल्यू स्पेसिफाई करने पे आपके पास इस स्पेस में लगता है एन एक्स और एन वाई और एन जी की, तो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। इसी तरह अगर मैं करता हूँ एन एक्स की वैल्यू 1 कर देता हूँ, बाकी मैं कर देता हूँ 0 एन वाई और एन जी को, तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट लगाते लगाते आप पूरी जो उस चंक ऑफ मेटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है आप उसको ये भरें, तो आपके पास ये बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा अ, पूरा एक ऑक्टेंट बन जाएगा एक स्फीयर का, ठीक है। एक स्फीयर का ऑक्टेंट बन जाएगा। तो किसी भी एनर्जी लेवल की किसी भी आपके पास ये डॉट के कॉरस्पॉन्डिंग इधर आप एन एक्स एन वाई और एन सी की वैल्यू स्पेसिफाई करें तो आपके पास ये वैल्यू मिलेगी। फ्री पार्टिकल है, फ्री पार्टिकल किसी पोटेंशियल में नहीं है, तो टोटल की टोटल आपको जो एनर्जी मिलेगी वो काइनेटिक एनर्जी की टर्म होगी। और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं पी स्क्वायर ओवर 2m में। तो पी की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, ये ये पूरा हमारे पास है, तो एच स्क्वायर ओवर 8 ml स्क्वायर और इंटू एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जी स्क्वायर, ठीक। तो आप कोई भी इसमें एन एक्स एन वाई जी की वैल्यू पुट करेंगे तो आप उसको कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी मिल जाएगी। The set of all out says from a Hue lattice filling the first octant of n space। तो जैसे मैंने बताया आप वन बाय वन इसमें इलेक्ट्रॉन डालते जाओगे तो एक पॉइंट पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो पूरे आपके पास क्योंकि एन एक्स एन वाई और जी की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो आपके पास जो अलाउड यहाँ पे स्पेस होगा वो ऑक्टेंट होगा, ठीक है। तो अगर आप एन एक्स की वैल्यू नेगेटिव करते हैं तो आप यहाँ पीछे मूव हो जाएंगे, एन वाई की वैल्यू आप नेगेटिव करते हो पीछे यहाँ पे मूव हो जाएंगे, और एन जी की वैल्यू अगर हम नेगेटिव करते हैं तो आप यहाँ पे नीचे पीछे, जो कि अलाउड नहीं है। तो अलाउड वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू है। तो आप जो अगर 2 डायमेंशन में होते तो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहते, और चूंकि आप 3 कोऑर्डिनेट में तो आप एट्थ कोऑर्डिनेट में रहेंगे। The total number of occupied states is huge that the occupied region of an space is essentially an eighth of sphere called the radius of this sphere n max।
तो जैसे मैंने बताया कि आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसमें वन वन करके भरने हैं, इसमें एक पॉइंट पे, एक लेटेस्ट पॉइंट पे दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो जब आप इसको इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा है कि आपके पास जब ये आप भरोगे तो ये आपको लगेगा स्फेयर का जो ऑक्टेंट स्फेयर है, ठीक है, एट स्फेयर है। और उसका जो मैक्सिमम रेडियस है, मैक्सिमम रेडियस जो इसके ओरिजिन से ये यहाँ तक इसके सरफेस पे, ठीक है, इस सरफेस पे, तो उसको एन मैक्स कहा हुआ है। जब पूरे इलेक्ट्रॉन इस में हम भर देते हैं तो जो मैक्सिमम जो रेडियस होगा इसका वो मेरे पास है एन मैक्स। तो हम बेशक इसको लेबल कर दें, तो ये है एन मैक्स, ठीक। तो ये एप्सिलॉन एफ इज द एनर्जी ऑफ अ स्टेट दैट सिट्स जस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इन एन स्पेस। तो आपके पास जो स्टेट्स इसके स्फीयर पे हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आप जब लास्ट इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो वो उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो फिल्म एनर्जी के इक्वल होती है। तो इसमें जो आपके पास जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो बैठेंगे यहाँ पे सरफेस के ऊपर होंगे, ठीक है। और उस सरफेस पे जो आपके पास स्टेट्स की एनर्जी होगी वो होगी इक्वल टू फिल्म एनर्जी। सो एप्सिलॉन एफ इज द एनर्जी ऑफ अ स्टेट दैट सिट्स ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इन एन स्पेस। तो ये फार्मूला मेरे पास यहीं से आ गया, क्योंकि एन मैंने लिया है वो कि वो मैक्सिमम है जो इसका रेडियस अलाउड है। और उसी एन मैक्स पे, मैक्सिमम रेडियस पे जो स्टेट है उसी को हमने फिल्म एनर्जी का नाम दिया हुआ है। तो उसे कॉरस्पॉन्डिंग जब हम एन पुट करोगे तो आपके पास फिल्म एनर्जी यहाँ पे आ जाएगी। और जैसे मैंने बताया कि एक जगह पे दो इलेक्ट्रॉन बैठ जाएंगे, द टोटल नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड स्टेट इज ट्वाइस द वॉल्यूम। तो जैसे कि ये वॉल्यूम है, मैंने उसकी को थोड़ा सा जूम करके दिखाया आपको। तो ये लेटेस्ट पॉइंट है जहाँ पे एक डॉट लगा हुआ है, यहाँ पे समझे आप दो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो आप इस पूरे वॉल्यूम को गिन लें, ठीक है, एक एक पॉइंट को आप वॉल्यूम को गिन लें और हर वॉल्यूम पे दो इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये कैसे आप कैलकुलेट करोगे? जैसे बताया 8 स्फेयर है, स्फेयर का रेडियस होगा फॉरवर्ड 3, स्फेयर का वॉल्यूम होता है आपके पास फॉरवर्ड 3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पे r हमारे पास है वो रेडियस एन मैक्स क्यूब है, तो फॉरवर्ड 3 पाई n क्यूब ये हो गया। और 1/8 है पार्ट इसके स्फेयर का, क्योंकि ऑक्टेंट की बात करें, 1/8 इंटू फॉरवर्ड 3 पाई n क्यूब। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके कुछ टर्म इसमें से कैंसिल आउट हो जाएंगी, जैसे 4 8 जो आपके पास है 4 2 के साथ मिलकर 8 बन जाएगा, 8 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्यूपाइड, सॉरी नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड स्टेट्स हैं, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड स्टेट्स हैं हमारे पास वो ये हैं। द फिल्म एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एन एंड द वॉल्यूम बी ऑफ बॉक्स। तो आप इसकी फिल्म एनर्जी आप कैलकुलेट करना चाहें तो आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लें इसकी वैल्यू एन मैक्स की। तो एन मैक्स की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 3n डिवाइड बाय पाई, और वो होता है 1/3, ठीक। तो 1/3 को अगर आप पुट करें इसमें, 1/3 को अगर आप पुट करें यहाँ पे, तो ये बन जाएगी एक चीज़, वो बन जाएगा स्क्वायर, और ये n की पावर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, वो बन जाएगा 3n डिवाइड बाय पाई, और ये है 2/3। साथ ही 8m आ जाएगा। एल स्क्वायर को भी आप वॉल्यूम के साथ लिख सकते हैं, क्योंकि एल स्क्वायर इज इक्वल टू है एल क्यूब, सॉरी एल क्यूब इज इक्वल टू है वॉल्यूम। तो आप वॉल्यूम को भी यहाँ पे जब लिखेंगे, ठीक, तो आप देखेंगे इसकी अगर पावर लें, इसको लेंथ की टर्म में लिखें, तो v पावर 2/3 बिल्कुल इक्वल आएगा एल स्क्वायर के। तो यहाँ से मैंने फिर एनर्जी लिखी, फिर एनर्जी है ये एप्सिलॉन एफ इज इक्वल टू स्क्वायर ओवर 2 8m इंटू 3n ओवर पाई v पावर 2/3। ये फिर एनर्जी है अभी तक के लिए, बल्कि यही हमारा पास जो होगा लास्ट रिजल्ट होगा। और इसके बाद हम देखेंगे कि आप इसकी डिफरेंट फॉर्म भी लिख सकते हो।
लेकिन अभी तक आपके पास जो फिल्म एनर्जी है वो डिपेंडेंट है नंबर ऑफ स्टेट्स के डिवाइड बाय नंबर ऑफ वॉल्यूम के, ठीक है। तो ये स्टेट है और वॉल्यूम है, और ये स्टेट नंबर एन और वी क्या है बेसिकली, ये डेंसिटी है, और डेंसिटी हमारे पास है इंटेंसिटी क्वांटिटी। तो आप वॉल्यूम का किसी भी चंक ऑफ मेटल का आप वॉल्यूम कम करें या बड़ा वॉल लें, आप ये 2 मीटर क्यूब लें मेटल, या 3 मीटर क्यूब लें या 1 मीटर क्यूब लें, तो आपके पास ये फिल्म एनर्जी उस पर डिपेंड नहीं होगी, क्योंकि ये इंटेंसिव क्वांटिटी है, ठीक है। एन और वी आपके पास इंटेंसिव क्वांटिटी होती है। रिजल्ट अप्लाइज टू मैक्रोस्कोपिक कंटेंट ऑफ एनी शेप, यही जो मैंने आपको बताया, कोई भी आपके पास शेप है आप उस पर ये रिजल्ट अप्लाई करें, आपके पास जो अगर मटेरियल सेम है तो आपके पास जो मैक्रोस्को जो रिजल्ट है उसका फिल्म एनर्जी की वैल्यू आपके पास बिल्कुल सेम आएगी। तो अब बात करें हम टोटल एनर्जी की, टोटल एनर्जी फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी आपको करना पड़ेगा इसको सम, और ऑल एन एन एक्स पे सम आएगा, एक एन वाई पे आएगा, एक आपके पास एन जी पे आएगा, और सारे के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास जो ये ई एन है उसे कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है, हर एन के कॉरस्पॉन्ड एनर्जी आप जो है इसमें एन स्पेसिफाई करेंगे, लेट से वो वेक्टर है 0 है, ठीक है, उसे कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो आएगी, ये एप्सिलॉन वो होगी। फिर अगर आप एन स्पेसिफाई करते हैं 1 0 0, उसे कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी, और आपके पास ये लेट से 200 है, और ये 1 है, ये 5 है, इससे कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो आप इन सब मोड्स को वो करेंगे, ऐड अप करेंगे, और चूंकि एक एनर्जी में 2 इलेक्ट्रॉन स्टे कर सकते हैं तो आप उनको 2 मल्टीप्लाई करोगे, एक स्टेट में 2 आपके पास इलेक्ट्रॉन स्टे कर सकते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा हैं आपके पास, इतने नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट ज़्यादा होंगे कि तो आप इस सम को कन्वर्ट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल, ठीक। टू evaluate द इंटीग्रल वी विल यूज द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स यूज कर लें, आप पहले देख चुके हैं कि हम जिससे डील करते आते हैं वो स्फेयर है, तो अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को यूज करके कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। तो उसमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये तो हमारे पास रेडियस होगा एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जी स्क्वायर, और जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास स्फेरिकल, ये आपके पास एन है, ये वो थीटा एंगल विद एक्स वाई जेड एन जेड, और आपके पास फाई है एजीमुथल एंगल, एंड वो एक्स वाई प्लेन में एन एक्स और एन वाई प्लेन में। तो उसे कॉरस्पॉन्डिंग ये आपके पास जो अगर इस में आप वेरिएशन देखते हैं अलोंग एन तो वो डी एन होगी, और अगर आप वेरिएशन देखते हैं अलोंग थीटा तो वो एन थीटा है, और अगर आप वेरिएशन देखते हैं अलोंग फाई तो आपके पास एन साइन थीटा डी फाई है। तो वॉल्यूम एलिमेंट होगा एग्जैक्टली आर स्क्वायर साइन थीटा डी डी आर डी थीटा डी फाई होता है, तो यहाँ पे आर है हमारे पास एन, तो एन स्क्वायर साइन थीटा डी एन डी थीटा डी फाई। तो अब आप इस पे वो लिमिट्स पुट कर दें कि हमें रेडियस कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेके एन मैक्स तक, तो टोटल रेडियस हमारे पास ये है। अच्छा, और पूरे एक ऑक्टेंट में रहने के लिए हमें एंगल कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, यहाँ से लेके थीटा, ये यहाँ तक, ठीक है, प्लेन तक, एन एन एक्स एन वाई के तक, तो ये हमारे पास 0 से लेके पावर 2 है। और मैंने फाइव कितना वेरी करना है, ऑक्टेंट में ही रहूँ मैं, तो फाइव मैंने वेरी करना है 90, ये 90 सिर्फ, तो 0 से लेकर पावर 2 तक। तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो हमारे पास रिजल्ट्स हैं ये वाले इसके, डी थीटा और डी फाइव पे जो इंटीग्रेट करोगे साइन थीटा के साथ, तो आपके पास आएगा पाई/2 रिजल्ट, ठीक है। तो ये रहा मेरे पास रिजल्ट पाई/2, टू टू से कैंसिल, तो पाई मेरे पास यहाँ पे है, और 0 से लेके एन मैक्स डी एन एन स्क्वायर एप्सिलॉन एन, ठीक। तो अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दें, एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू एन, तो हर एन के जो रिलेशन में आपको शो कर चुका हूँ वो एन स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, तो एक एन स्क्वायर यहाँ से आएगा, बाकी टर्म्स हमारे पास यहाँ से हैं।
तो इंटीग्रेशन इसकी बिल्कुल आसान है, एन स्क्वायर पावर रूल लगेगा। तो आप जब पावर रूल लगाएंगे तो आपके पास पावर में एक 5 हो जाएगा और एक नीचे 5 डिवाइड होगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 8 40 हो गया। तो आपके पास टोटल एनर्जी की आ गई ये। और अगर आप इसको लिखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ फिल्म एनर्जी, तो आप वो रिलेशन यूज कर सकते हैं जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको शो किया था, ये रिलेशन, ये है फिल्म एनर्जी का। तो आप ये रिलेशन यूज करके इस रिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो द एवरेज एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर आप इसको पूरे एन से डिवाइड करें और आपको एन से डिवाइड करेंगे तो एवरेज एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगी आपके पास, दे वो 3 और 5 है, ठीक है, 3 और 5 ऑफ द फिल्म एनर्जी। Film energy for conduction electron in a typical metal is a few electron volt, huge as compared to average thermal energy of a particle at a room temperature. तो आपके पास जो एवरेज ये फिल्म एनर्जी होती है, ये वैसे ये कोई रोजमर्रा जिंदगी में आप ये अचीव नहीं कर सकते। आपके पास कई थाउजेंड टेम्परेचर होना चाहिए इसका, फिर जाके आप फिल्म एनर्जी को अचीव कर सकते हो। तो इसकी जो एनर्जी होती है वो कई ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो लेकिन जैसे कि आपको रूम टेम्परेचर की बात करें, तो रूम टेम्परेचर पे आपके पास जो पार्टिकल की एनर्जी होती है 1/40 पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये बहुत लेस है एज कम्पेयर टू द फिल्म एनर्जी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। सो द एवरेज एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज देयरफॉर 3 और 5 द फिल्म एनर्जी। और अगर आप इसको कंपैरिजन करना चाहें उसी दो रूम टेम्परेचर पे और उसकी बात करें अगर आप फिल्म एनर्जी की, तो वो बिल्कुल ये जो कंपेटम ये जो कंपैरिजन है जो मैंने आपको शो किया है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप कंपेयर कर रहे हो इन दो चीज़ों को। तो लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर कंपैरिजन बेसिकली ये कंपैरिजन है, ठीक है। टेम्परेचर कंपैरिजन की वो स्टैटिस्टिक्स अप्लाई है या नहीं है फिर भी, तो ये इस पर डिपेंडेंट है। और जब आपके पास कंडीशन ये मीट करती हैं तो आप आसानी से इस चीज़ को अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं जीरो टेम्परेचर सारी कैलकुलेशन के लिए। तो आपके पास जीरो टेम्परेचर पे जो ये बिहेवियर शो करेगा वो बिल्कुल वही होगा जो हम यहाँ पे डील कर रहे हैं। फिर में टेम्परेचर भी आप डिफाइन कर सकते हैं। आप अगर इसको रिलेशन को यूज़ करें, तो हमारे पास होता है टेम्परेचर एनर्जी, एवरेज एनर्जी की बात होती है आपके पास, वो के टी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ और यहाँ पे भी अगर एफ आए तो ये फिर में एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास टेम्परेचर होगा। अब बात करेंगे प्रेशर ऑफ डिजनरेट इलेक्ट्रॉन गैस की, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रेशर का हमारे पास थर्मोडायनामिक आइडेंटिटी है कि मैं उसकी डेरिवेटिव लूँ, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी, टोटल एनर्जी का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू वी नेगेटिव। तो आप वॉल्यूम के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव लें तो उससे अगेन ये सारे कांस्टेंट बिहेव करेंगे और ये वॉल्यूम पे डेरिवेटिव आएगा। और आप ये देखेंगे कि वॉल्यूम पे डेरिवेटिव लेने के बाद आप फिर में एनर्जी इसमें पुट कर सकते हैं और आपके पास रिजल्ट आएगा ये, ठीक। तो और अगर आप इसको लिखना चाहें इन टर्म्स ऑफ टोटल एनर्जी का रिलेशन भी आप देख सकते हैं, ये जो स्लाइड्स है। तो टोटल एनर्जी आपके पास आ जाएगी ये 3 5 n/एप्सिलॉन f है। तो इस रिलेशन से भी आप प्रेशर को लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्वांटिटी है जिसे हम कहते हैं डीजनरेसी प्रेशर। तो ये ये मैंने आपको बताया टी इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली जीरो। इसमें टोटली जो आपके पास गैस होती है वो डीजनरेट गैस होती है, ठीक है, डीजनरेट गैस बिहेव करती है। तो इस पे जो प्रेशर होगा वो डीजनरेसी प्रेशर होगा। अच्छा, ये डीजनरेसी प्रेशर है क्या? एक तो है ना कि इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को पुल कर रहे हैं आपस में, ठीक है। तो उनको दूसरों को एक दूसरे को दूर कैसे रखा हुआ है, एक दूसरे को करीब क्यों नहीं आने देते, वो इस प्रेशर की वजह से होता है, डीजेनेसी प्रेशर। कि जैसे आप वो कंप्रेस करते हो, लेट से आपने एक मटेरियल को कंप्रेस किया है कि इलेक्ट्रॉन सारे इकट्ठे हो जाएं ये पॉजिटिव चार्ज के साथ, तो उनके वेव फंक्शन वो जो है वो ज़्यादा आपके पास वो उनके जो बम्प्स हैं, जो उनकी हाइट्स हैं वो बढ़ने लग जाएंगी, ठीक है, उनकी एनर्जी बढ़ने लग जाएगी। तो वो रिपल्जन आए वो रिपेल करेंगे, ठीक है, वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे अंदर से और आपको कंप्रेस नहीं करने देंगे। ये बिल्कुल जो ये जो प्रेशर है ये इलेक्ट्रिकल प्रेशर नहीं है, ये टोटल क्वांटम नेचर है कि आप जिस तरह वेव फंक्शन को कंप्रेस कर रहे हैं तो वो उसकी वजह से उसकी एनर्जी बढ़ रही है और आपको वो ज़्यादा डिमांड करता है कि आप उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें, वो बाय एक्सर्टिंग द प्रेशर फ्रॉम इनसाइड।
तो जैसे आप वेव फंक्शन को कंप्रेस करेंगे तो वो इतना आसान नहीं होगा, उसकी वजह से आपके पास ये डिजनरेसी प्रेशर आता है। और यही वो चीज़ें हैं जो कि मटेरियल को ब्रेक नहीं होने देती। तो डिजनरेसी प्रेशर जो मेजर करना नहीं है वो, जैसे मैंने बताया डिजनरेसी मेजर नहीं कर सकते आप इसको। जो चीज़ मेजर कर सकते हैं वो मैं उस पे बाद में आता हूँ। लेकिन आप ये देखें डिजनरेसी प्रेशर, एक बात याद रखनी है, डिजनरेसी प्रेशर बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन से, ठीक है। और है क्या, डिजनरेसी प्रेशर इज व्हाट कीप्स मैटर फ्रॉम कोलैप्सिंग अंडर द ह्यूज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस दैट ट्राई टू पुल इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स टुगेदर, ठीक है। जो मेजरेबल क्वांटिटी है ज़्यादातर हमारे पास है वो बल्क मॉडुलस, ठीक। और बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन हमारे पास ये होती है, बी इज इक्वल टू माइनस पी पार्शियल पी और पार्शियल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो इसका आप डेरिवेटिव लें अगर, ठीक है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट से, और बाय कीपिंग टी, टी है नहीं इसमें, बाय कीपिंग टी कॉन्स्टेंट, तो आप देखेंगे कि आपके पास बेशक आप ये वाला रिजल्ट ले लें, ठीक है, ये रिजल्ट ले लें आप, तो इसका आप डेरिवेटिव लेंगे। सो बल्क मॉडुलस कैलकुलेट करने के लिए प्रेशर, और प्रेशर का ही डेरिवेटिव लेना है आपने, या फिर ये वैल्यू यूज़ करनी है तो आपने पहले यू की वैल्यू पुट कर देनी है, तो वी की टर्म वहाँ से भी अपेयर होगी और आपके पास रिजल्ट ये आएगा। तो बगैर आपने यू की वैल्यू पुट की यहाँ की इसका डेरिवेटिव लेना, क्योंकि यू सेल्फ डिपेंडेंट है वॉल्यूम पे। प्रॉब्लम है, ईच एटम इन अ चंक ऑफ कॉपर contributes one conduction electron. Look up the density and atomic mass of copper and calculate the Fermi energy, the Fermi temperature, the degeneracy pressure, and the contribution of the degeneracy pressure to the bulk modulus. Uh, is room temperature sufficiently low to treat the system as a degenerate electron gas? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर देना है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स की जरूरत पड़ेगी टेबल से जो आप ले सकते हैं। एक तो आपके पास मैथ चाहिए, आपको फिर डेंसिटी चाहिए, तो वो आप वैल्यू पुट करेंगे टेबल से, तो आपके पास ये वॉल्यूम ये आएगा 7/11 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। और चूंकि ये कॉपर है और आपके पास हर कॉपर कॉरस्पॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, तो वो लेके आप नंबर ऑफ जो एक है आपके पास इलेक्ट्रॉन का जो वॉल्यूम है एक मोल के लिए, वो आपके पास ये आएगा एन ए, एक गैवड्रॉन नंबर होते हैं इसमें एक मोल में, तो वो डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे आप, और आपके पास आएगी 8.47 मल्टीप्लाई 10⁻28। तो ये बेसिकली आपके पास स्मॉल एन है, ये न इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी है। फिर में एनर्जी में ये वैल्यू पुट कर देंगे, एम इलेक्ट्रॉन मास है, एच कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, थ्री कांस्टेंट है, एन और वी की वैल्यू ये आ जाएगी, और ये आपके पास इलेक्ट्रॉन की टर्म में फिर एनर्जी है। इस तरह फिर में टेम्परेचर, फिर में एनर्जी को आप डिवाइड करोगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से, तो आपको नजर आ जाएगा ये आपके पास इतने केल्विन टेम्परेचर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कई 1000 केल्विन टेम्परेचर होता है जिस पे आपके पास ये जो कि फिर में एनर्जी कॉरस्पॉन्ड होता है फिर में टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर इसके लिए वो आपके पास लो टेम्परेचर ही होता है। आप देखें रूम टेम्परेचर से तो कहीं ज़्यादा कम होता है, तो रूम टेम्परेचर इसके लिए वो आपके पास कम टेम्परेचर ही होगा। पैसे का फॉर्मूला हम देख चुके हैं एन और वी की टर्म में, एन और वी की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे और फिर में एनर्जी यहाँ पे है आपके पास ये है एटीएम में आ जाएगा प्रेशर। और बल्क मॉडुलस की भी आप देख चुके हो 503 पी, और ये है आपके पास है बल्क मॉडुलस। तो टेबल की आपको जरूरत पड़नी है जिसका मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया ना, कांस्टेंट की वैल्यू लिखी है, तो आप वहाँ से लेके इसकी वैल्यू पुट करेंगे, डेरिवेशन काफ़ी ऑब्वियस है, और ये बेसिकली आपके पास पूरे लेक्चर की समरी होगी।